Okay. So we have 3 students today, 2 from Aga Khan board and 1 from Karachi board. पंजाब बोर्ड की बुक में अगर आप इस चैप्टर को तलाश करेंगे तो ये चैप्टर 4 है जो पेज 179 से 228 तक चलता है। सिंध बोर्ड की किताब में ये चैप्टर 2 और 3 है जो 46 से लेकर 143 तक चलता है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपसे चंद सवाल डिस्कस करूंगा और चंद सवाल आपको असाइन करूंगा। अब आप कह सकते हैं सर मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं काम कैसे करूं वगैरह वगैरह। तो उसका तरीका ये है कि आप मुझे बोलेंगे कि आपके पास कौन सी बुक नहीं है, मैं आपको उसकी तस्वीरें खींच के भेज दूंगा। बट मुझे ये काम क्लास खत्म होने के 3 घंटे के अंदर चाहिए, भूलिएगा नहीं। क्लास खत्म होगी उसके 3 घंटे के अंदर ये काम आ जाना चाहिए। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कोई तमहीद, कोई थ्योरी नहीं बांधी है क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी मैं आपके जिम्मे रखता हूँ। मैं डायरेक्ट अपनी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट सवाल की तरफ आ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट सवाल है बहुत ही सिंपल। यहाँ हेडिंग मैंने फिर से दे दी है। पंजाब बोर्ड के लिहाज से मैं चैप्टर 4 देख रहा हूँ, सिंध बोर्ड के लिहाज से चैप्टर 2 और 3 देख रहा हूँ। यहाँ डेट देख सकते हैं, ये काम मैंने 2 जुलाई को आपके लिए किया था। पहला सवाल मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Find the distance between the given 2 points. Also find their midpoints. हमारे पास ये 2 पॉइंट है A and B। हमने पहले पॉइंट को नाम दे दिया x1 y1, आप देख सकते हैं छोटा सा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरे पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2 y2। और हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है ये भी हम मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमारा काम ये है कि हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई कर लें। हमारा जवाब बन रहा है स्क्वायर रूट 193। हमारा जो मिड पॉइंट निकालने का तरीका है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमने ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को कराने के बाद आपको जो असाइन किया है मैंने पंजाब बोर्ड पेज 185 क्वेश्चन 2 और 3, हिंट जो है उसकी ये है फॉर क्वेश्चन 3 1.00। नहीं समझ में आए मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। सिंध बोर्ड में पेज 52 53 पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड 13 ये सारे आपको करने हैं। और आप कहेंगे कर आपने तो एक सवाल कराया और हमें दे दिए इतने सारे। तो भाई इसी तरह से काम होगा और आपको कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। अब आप अपने माइक खोल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। जो माइक पे नहीं बोलना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या ये सवाल समझ आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि इसके साथ क्या कुछ करना है? यस सर। और कब करना है? 3 घंटे के अंदर अंदर। वेरी गुड। बिजी तो नहीं है आप कहीं? नहीं सर, थोड़ा सा काम में हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा नहीं है बेटा, अभी बिस्मिल्लाह हुई है। हमारा काम कभी भी थोड़ा नहीं होता है। दानियल भाई आपने चैट बॉक्स में यस या नो नहीं लिखा है, कुछ लिख दीजिए प्लीज। समझ आ गया है तो यस, नहीं आया है तो नो कहिए, मैं रिपीट कर दूंगा। थिंक इट एज अ क्लास, ये क्लास है बिल्कुल। चलो जी, दानियल भाई ने भी यस कह दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं फाइंड ए, एक हमारा कांस्टेंट है ए, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A2 and 3, 4 is 2 square root 2 यूनिट। अब जो हमारा नॉर्मल फार्मूला था उसमें हम लिखते थे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू d। तो ये हमारा डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पुट कर दिया है। इसे समझ लिया x1 y1, इसे समझ लिया x2 y2। इस बार मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं समझता हूँ आप बहुत स्मार्ट लोग हैं, ठीक है जी। और हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और हमारे पास ये आ गया। रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, 4 टाइम्स 2 बन जाएगा 8।
ये खुशखबरी ये है कि ये जो हैंडआउट है, अगर आपको अब तक नहीं मिला है तो व्हाट्सएप करेंगे, ये पूरा हैंडआउट मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप भेज दूंगा, ईमेल पे भी आप मंगवा सकते हैं ना। जैसे ही हमने 3 माइनस ए होल स्क्वायर के साथ 2 स्क्वायर को देखा, हमने कहा 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 4 आ गया, इस स्क्वायर को हटाया तो यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, और हमें पता है स्क्वायर रूट 4 का मतलब +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब हमने ये किया कि इस 3 को यहाँ भेजा, -3 हो गया, 2 -3 करने से -1 आया, दोनों माइनस साइंस कट कर दी हमने, a की वैल्यू आ गई 1। Similarly here we have done similar steps, 3 को वहां भेजा -3, it became -5, माइनस कैंसिल होने से a की वैल्यू 5 हो गई। तो हमने आखिर में रिजल्ट लिख दिया कि हमारे दो रिजल्ट्स क्या हैं। अब आप सवालात कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। आइए सवाल पढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट्स a 0 2, b √3 -1 and c 0 -2 are the vertices of a right triangle। ठीक है जी। राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका ये होता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करना बहुत जरूरी है। नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तीनों वर्टिसेस जो है आप एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, उनको जोड़ के देखेंगे कि वाकई इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है या नहीं। अगर आपको √3 प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैलकुलेटर से 1.732 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एनीवेज, हम इसका मैथ्स देख रहे हैं। पहले मैंने AB, BC और AC को डिस्टेंस फार्मूला से निकाला है, और इस बार मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि सिर्फ स्क्वायर रूट तक गया हूँ, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया मैंने। पहला जवाब आया मेरे पास √12, दूसरा आ गया मेरे पास √4, और आप देख सकते हैं कि मेरा तीसरा जवाब जो है वो है √16। और ऐसा करने से जो है वो हमारे पास ये बात भी साबित हो जाती है कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अगर क्लियर है तो बोलें, नहीं है तो बताएं। दानिश, फार्मूला हर बार लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं। जी हमजा भाई। क्लियर है सर। क्लियर। दानियाल एंड सकीना, क्लियर है? ओके। अब जो इसके रिलेशन से जो सवालात आपको करने हैं वो भी मैंने यहाँ बता दिए हैं, देखें। सबसे पहले सिन बोर्ड पेज 53 क्वेश्चन 8 एंड 9, सिन बोर्ड पेज 53 11 में आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना है। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सिन बोर्ड के पेज 53 में क्वेश्चन 12 है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यानी इस सवाल में आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए AB, BC, CD, DA सब बराबर प्रूफ करना है और AC और BD प्रूफ करना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पे और मैं आपको उसकी तस्वीरें भेज दूंगा, ठीक है। और ये पूरी वर्कशीट भी मैं अभी आपको भेज दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल ढूंढने में वगैरह। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड H such that the points blah blah and blah are the vertices of a right triangle with the right angle at vertex A। इस बार आपकी आसानी के लिए मैंने ये तस्वीर बना दी है, आप देख सकते हैं। अगर ये A है तो इसका जो ये साइड है BC, उसे आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकेला रखा जाएगा, बाकी दो के स्क्वायर्स अलग रखे जाएंगे। फॉर्मूले वही मैंने अप्लाई किए हैं जो पहले थे, ठीक है जी। और इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने में कोई स्टेप आपको प्रॉब्लम करे तो आप मुझे बता देंगे। और हमारा H का जो फाइनल आंसर आया है वो 0 आया है।
ठीक है, कोई स्टेप प्रॉब्लम कर रहा है तो बताएं। हमजा, नो प्रॉब्लम। नो सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो स्टेप है आप सब देखें, ये फॉलो हो रहा है आप सबसे? यस। और ये जो है 0√3 माइनस करने से √3 आता है जिसका स्क्वायर 3 हो जाता है। यहाँ 2+1 करने से 3 आता है जिसका स्क्वायर 9 हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे छोटी छोटी बातें नहीं बतानी चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ सही है सर। और इसके असाइनमेंट में सिर्फ एक सवाल है, ध्यान बख्श दिया आपकी जाइए। अच्छा, अब जो हमारा अगला सवाल है उसमें फिर वही कह रहे हैं, फाइंड h such that the quadrilateral with vertices blah 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 is a parallelogram। और फिर पूछता है is it a square। ठीक है, पहले तो कहता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने के लिए जरूरी होता है कि आपके जो चारों साइड्स हैं उनमें से दो दो इक्वल हो, जिनको हम कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी डी फाइंड किया और डी ए फाइंड किया, और हमें पता चला कि भाई यहाँ ए बी और बी सी तो बराबर आ रहे हैं, दोनों √20 है, और सी डी जो है और डी ए भी बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भैया दो ये साइड्स बराबर है, दो वो साइड्स बराबर है। बट पैरेललोग्राम होने के लिए जरूरी होता है कि अगर ये ए बी है तो आप इसको इक्वल लेंगे डी सी के, बी सी है तो आप इक्वल लेंगे ए डी के। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट नीचे लिखी है, एज इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने यहाँ लिखा ए बी, यहाँ लिखा सी डी। ए बी की वैल्यू √20, सी डी की वैल्यू √16 + h²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हमने रूट को हटा दिया। इसके बाद ये 16 वाले जाके माइनस किया, और h की जो फाइनल वैल्यूज आई हैं वो आई हैं +-2। अब इसने पूछा था कि भैया क्या ये स्क्वायर है या नहीं, तो हमने कहा अगर स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए। अब चारों साइड बराबर होने के लिए हमें सिर्फ सी डी और डी ए फाइंड करने हैं। तो हमने देखा सी डी और डी ए जो है वो दोनों, आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू थी √16 + h²। तो हमने यहाँ पर √16 + h² में h की जगह +-2 लगा के सॉल्व किया, तो हमारे पास जवाब आया √20, यानी कि चारों साइड्स इक्वल है। आगे स्क्वायर होने के लिए एक और शर्त भी होती है कि इसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए। हमने ए सी फाइंड किया, वैल्यू 8 आई। हमने बी डी फाइंड किया, वैल्यू 4 आई। यानी ये बड़ी यूनिक किस्म की फिगर है जिसमें चार साइड्स तो इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है। और शायद आपको ये बात पता हो, ऐसी चीज को रोम्बस कहते हैं। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चार साइड्स में से चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। ज्यादा मालूमात के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, व्हाट इज अ रोम्बस। फरमाइए, कोई स्टेप आपको प्रॉब्लम कर रहा है? पहले हमने चारों साइड्स नॉर्मली फाइंड किए थे, फिर अपोजिट साइड्स इक्वल करने के लिए हमने ये स्टेप किया और h की वैल्यू निकाली। स्क्वायर साबित करने के लिए हमें दो शर्तें पूरी करनी होती हैं, एक तो चारों साइड इक्वल होने चाहिए, दूसरे दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। पहली शर्त तो ये आ गई, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो हमने कहा भैया ये स्क्वायर नहीं है, चार साइड इक्वल है, स्क्वायर नहीं है, तो रोम्बस होता है। और अगर आप इसको प्लॉट कर सकें अपने ग्राफ में तो यकीनन आप देख लेंगे कि किस किस्म का रोम्बस है। ओके, एक दफा h की जगह +2 डाल के कीजिएगा, एक दफा -2 डाल के देखिएगा। देखिए सेकेंड ईयर की ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें बड़ा जरूरी है कि जहां भी कोई सवाल में पॉइंट्स है, एक छोटा सा ग्राफ पेपर लें आप। जो ओरिजिनल ग्राफ पेपर होता है उसके 8 हिस्से कर लें, छोटे छोटे ग्राफ पेपर ले और सवाल के साथ चिपकाएं। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आप होमवर्क भेजेंगे तो ये सब होगा। ठीक है, अगर कोई सवाल ना हो तो मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं। हमजा आप बता दें, फिर मैं सकीना से और दानियाल से पूछ लूं।
हमजा बताना नहीं यस सर, क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है। यस हाँ, सर। चैट बॉक्स को देखूं। ओके, दानियल ने कहा नो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहते हैं फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है जी, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, और फिर कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो चुपके से उसने ये भी पूछ लिया है कि भैया जब एक पॉइंट 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि एक ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट होते हैं उससे जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होता है उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, और हमें उस सर्कम सर्कल का ये रेडियस पूछ रहा है। अगेन मैं आपको फिर इनकरेज करूंगा, ग्राफ पेपर लेंगे, तस्वीर बनाएंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, जिस पॉइंट से हमें इक्विडिस्टेंट करना है उसका नाम हमने रख दिया पी एक्स वाई, और हमने 3 चीजें फाइंड की, ए पी बी पी एंड सी पी। तो 3 हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमने इनमें से, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, तो पहले हमने एपी को बीपी के बराबर किया और एक इक्वेशन फाइंड की, इसे हमने इक्वेशन 1 कर दिया। और दूसरा फिर हमने एपी को सीपी के इक्वल किया, इसे भी सॉल्व किया और हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब जब हमारी 2 इक्वेशंस आ जाती हैं तो अंकल क्रैमर हमें याद आते हैं। अब जिनको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रैमर साहब हमें बहुत आराम से इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 1, 1 और 1, ये सीधे सीधे डिनोमिनेटर में डाल दो, और जब x निकालना हो तो x का जो ये 7 और 1 है इसको रिप्लेस कर दो 13 एंड 7 से। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या फर्क है कि डिनोमिनेटर में 7 1 1 1 है, ये 1 1 इधर ऐसा ही रहा, और 7 1 की जगह आ गया हमारे पास 13 एंड 7। राइट साइड पे हमने देखा तो हमारे पास जो है वो y के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस किया, यानी ये डिनोमिनेटर में तो 7 1 1 1 ही है, लेकिन न्यूमरेटर में 1 1 की जगह हमारे पास आ गया 7 13 एंड 7। अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, हमारे पास आया 1 एंड 6। तो मैं इनकरेज ये कर रहा हूँ कि आप इस तस्वीर को बनाएंगे। ये 3 वर्टिसेस आपके पास हैं, ए बी और सी, और अभी हमने एक वर्टेक्स फाइंड किया है जो कि सर्कम सेंटर है, जो कि है 1 6, और फिर अपना कंपास लेकर 1 6 पर कंपास रखकर उन तीनों पॉइंट से सर्कल बनाएंगे। और ये मैंने आपके लिए रेडियस फाइंड कर लिया है। रेडियस फाइंड करने के लिए आप एपी भी यूज कर सकते हैं, बीपी भी यूज कर सकते हैं और सीपी भी यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपके 2 सवालात यहाँ मौजूद हैं सिंध बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16। आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कोई स्टेप आपको क्लियर ना हो तो। हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूंगा कि सकीना और दानियाल के पास माइक का बेहतर इंतजाम हो, क्योंकि जब तक मेरे से बातचीत नहीं होगी, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आप कोशिश करेंगे बेहतर माइक हो। जी हमजा कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, बस क्लियर है। क्लियर है। असाइनमेंट पूछ रहे हैं हमारे दानियाल भाई, अभी बताते हैं दानियाल भाई असाइनमेंट। ये है असाइनमेंट सिंध बोर्ड, यानी होमवर्क। आपको सवालात करने इसी तरतीब से। क्लास के एंड में मैं आपको एक दफा फिर पूरा तरीका समझाऊंगा, डोंट वरी। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, 2 vertices of an equilateral triangle are A and B, find the third vertex। तो यहाँ हम देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है जी, हमने एक पॉइंट को एक्स वाई ले लिया जो हमारा अननोन है, ए ये रहा और बी ये रहा। तो हमने जो है सबसे पहले ए बी फाइंड किया, स्क्वायर रूट 26 आया। ए पी और बी पी फाइंड करने के लिए हमने एक्स एंड वाई पुट कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम एपी को बीपी के बराबर करते हैं, एक इक्वेशन आ जाती है। उस इक्वेशन को हम x को सब्जेक्ट बना के y की फॉर्म में ले आते हैं,
और फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम AP को AB के बराबर कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब फर्स्ट ईयर में हम सीख चुके हैं कि एक इक्वेशन से y की वैल्यू को लेकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें तो हम आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है हमें, और ये हमारे पास इसके वैल्यू आ जाती है x की 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब ये एरो मैंने ऊपर लगाया कि बाकी स्टेप यहाँ देखिए। वो x की जगह हम एक दफा प्लस के साथ वैल्यू लगा रहे हैं और एक दफा माइनस के साथ वैल्यू लगा रहे हैं। ब्रैकेट्स खोलते हुए भैया ये साइनों का ख्याल रखना, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो साइन चेंज होगी, और ये हमारा जवाब आया। तो पता ये चला कि हमारे इस थर्ड वर्टेक्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3/2, और एक माइनस के साथ भी है, तो जरा देख लीजिएगा। और असाइनमेंट के तौर पर मैंने पंजाब बोर्ड पेज 186 का क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। पूछिए अगर कोई सवाल है। ये शुरू से मैं एक दफा आपके लिए दिखा देता हूँ नीचे तक। अच्छा, हमारे फाइनल 10 मिनट्स हैं, तो देखते हैं क्या कुछ हम कर पाते हैं। और चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, और फिर मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूँ कि काम कैसे करना है। ठीक है जी। Show that for all values of theta, the distance between the points this and this is this. इसको आप म्यू कह लें, न्यू कह लें, जो भी सिंबल का नाम है। हमने फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। और ये सारी वैल्यूज हमने पुट की तो पता चला x और माइनस x कैंसिल हो गए, y और माइनस y कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया म्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड म्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। इसे हमने सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किया तो 1 आ गया, और फिर हमारा आंसर म्यू आया। असाइनमेंट के तौर पर मैंने सिन बोर्ड की पेज नंबर 46 से 51 को स्टडी करने कहा है, और ये भी कहा है कि सारे एग्जाम्पल्स कीजिए। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? हमजा भाई? नो सर, क्लियर है। सकीना, दानियाल, चैट बॉक्स में लिखिए सवाल है या नहीं है। क्लियर है सिर्फ क्लियर लिख दें, वरना सवाल पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है।